तो उस पार्ट को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं हम लोग संविधान सभा का गठन। बिल्कुल आसान है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांत में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। वहीं मैंने जुलाई अगस्त बोला गया था, ठीक है। इसके पंचायत प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया था, चुना था। मैंने प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को क्या हुआ था, चुना हुआ था। प्रांतीय संसद मतलब क्या है कि जो भी असेंबली था, प्रांत, समझ में आ रहा है ना, जो भी प्रांत है, लगभग 30 प्रांत है, सब में क्या किया गया था, बांट दिया गया था। यहाँ पे हमने प्रांत की चर्चा नहीं किया था, बस सीटों को दे दिया गया था, भाई किस किस प्रांत में कितना सीट होगा, समझे, कोई दिक्कत। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी क्या की, जीत प्राप्त किया कि नहीं किया। कितना सीट आया था कांग्रेस को, 11 में से 5 आया था, 5 आया, 208 कितना आया था, 208 फिर आया क्या था। है, किसके लिए, संविधान सभा के लिए। और ध्यान से देखो, और मुस्लिम लीग के अधिकांश आरक्षित सीटें मुस्लिम को क्या हो पाई, सीटें मिल पाई कि नहीं मिल पाई थी। 78 में 78 कौन जीत ले लिया था। मुस्लिम जीत गए अब थे। यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिया है, बिना आंकड़ा का कैसे मजा आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना था, 292 था, प्लस 4 4 भाई, ठीक है, रिजर्व था ये उनके लिए, ब्रिटिश के लिए। यहाँ पे 292 में पूरी तरीके से कितना था, यहाँ पे 208 इनके लिए था, और 73 73 नहीं 78 था, 73 मतलब प्राप्त हुआ। हाँ 73 प्राप्त हुआ, 11 इसी, ठीक है। ध्यान रखना 11 कितना था, सिखों का था यहाँ पे। 11 अब सिखों का अधिक होगा, मतलब टोटल मिला के मैं जोड़ना क्या चाह रहा हूँ, 208 और 78 और 8 8, 292 आएगा। अरे कांग्रेस का सीट कम था ना, कितना जीता था कांग्रेस, 8 8 16 117। अगर तुम लोग गड़बड़ करती हो, 92 296 था ना टोटल, 296 टोटल था, 389 था टोटल, 389 सीट था 389 में। देख लेते हैं, बड़ा जल्दी, वो इतना जल्दी देखो पढ़ाते समय, शुरू में होगा 389, 296 आया, ठीक है। 296 में 93 कितना था, देसी रियासत के लिए था, ठीक है, 293 में, ठीक है। अब 296 सीट में कितना दे दिया गया भाई, 208 ये जीता, 78 इसने जीता, जो बच गया वो किस 73 इसने जीता, 200 कितना 8 प्लस 73, 8 3 11, और 11 11 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 8 3 11 1 12 का 2 7 1 8 1 9 और 292 आया कि नहीं आया। तो वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन लीग ने संविधान सभा का क्या किया, बहिष्कार उचित समझा, और अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को क्या रखा, जारी रखा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग अलग अपना मांग पकड़े हुए हैं। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से क्या रहे, परे रहे। तो समाजवादी कौन लोग हैं भाई, वही जो कांग्रेस के लोग हैं। शुरुआत में समाजवादी भी देखेंगे, कांग्रेस जो एक पार्टी दिख रही है, इतनी आसान नहीं था, इतने सारे लोग थे, उनमें आपस में भी काफ़ी बहस क्या होती रहती थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी में झलक चुका है। दोनों थे कांग्रेस के ही, लेकिन विचारों में क्या थी, मतभेदता थी। तो संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था क्या करते थे, मानते थे कि भाई ये उस समय हेड कौन था, लॉर्ड वेवेल था। लगा कि भाई लॉर्ड वेवेल ने बनाया है, भाई नेहरू उपाध्यक्ष है, बाकी लोगों का थोड़ा दिक्कत था उससे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों बोला, इस सब समझ में आया। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई क्या होना चाहिए, स्वायत्त होना चाहिए, मैंने भाई ऊपर मत रहे हो, ठीक है, असंभव है। मैंने स्वायत्त होना क्या है, संभव है, मैंने इसमें जरूर हमारे संविधान सभा में काट छाट क्या रहेगा, करेगा ही करेगा संभव। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य क्या थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। 82% में दे दिया गया। अरे यार प्रतिशत निकालोगी ना यहाँ पे, 200
कितना था, 92 था ना, 292 में 208 सीट ले लिया था। अब इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 82 आएगा। इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत क्या थे, नहीं थे, यहीं थे। शुरुआत में कांग्रेस जब बनता है तो बहुत सारे लोग कब बोलना था कि कांग्रेस मैंने अमीरों क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, मैंने जब 1885 में बना। धीरे धीरे उसका धब्बा हटा, लेकिन तब तक ठीक है, चूँकि सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय, लोगों को ठीक है निकलने का यहाँ पे विकल्प नहीं था। दूसरा पार्टी में लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ, इतना कोई बड़ा पार्टी नहीं था उस समय। तो थोड़ा ये होता है, आज भी है। मान लो जितने भी लोग बीजेपी में हैं, जितने भी लोग कांग्रेस में हैं, क्या सबका विचार मिल जाएगा? एक ही पार्टी में रहने के बावजूद भी ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज करता है, होता है। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदार के क्या थे, हिमायती थे। कुछ लोग समाजवाद से प्रेरित थे, कुछ जमींदार के क्या थे, हिमायती थे। जमींदारों के बारे में बोलते थे कि भाई ठीक है। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन पक्के क्या थे, धर्म निरपेक्ष थे। मैंने अलग अलग 3-4 को विचारधारा कांग्रेस में क्या है, मौजूद है। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना, मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की ठीक है खोज करना सीख गए थे। मैंने जब ये सब चीज़ होने लगा, भाई कब से देखो भाई चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन, इतना में तो बुर्बक आदमी भी क्या हो जाएगा, होशियार हो जाएगा कि चल क्या रहा है। तो कांग्रेस की जो नेता लोग भी सीख गया था। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही क्या किया, रुख अपनाया। मैंने संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने क्या किया, कुछ ऐसा ही रुख अपनाया, वाद विवाद का। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी क्या होती थी, प्रभावित होती थी। मैंने बताया था भाई कि लोग भी होते थे। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी क्या करती थी, छपती थी, और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस भी क्या करती थी, चलती थी। देख चुके हैं, नहीं देख चुके हैं भाई कि मीडिया को क्या था भाई, दिया गया था उसमें कि भाई मीडिया आए, देखे, ठीक है, छापे। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सपोज करो कोई भी चीज़ उस समय लागू हो गया कि भाई इसको मान लिया गया, पेपर में छप जाता होगा, नहीं भाई ये चीज़ क्या हो गया, मतलब लागू हो गया। जैसे कोई एक्ट कानून पारित होता है अभी तुरंत, मैंने किसान एक्ट जो पारित हुआ, सोचो सारा मीडिया में हल्ला हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? पता है ना, किसान कानून जो लाया गया अभी हाल ही में लाया गया है, ठीक है, बहुत उस पर हो हल्ला मचा। तो कोई भी चीज़ पारित होगा, सबके लिए क्या अच्छा होगा हो भाई, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है, ठीक है, उसमें जिसका बहुमत अधिक रहेगा, जिस पार्टी का, वो कर लेगा। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी क्या थे, आमंत्रित किए जाते थे। मैंने अगर जनता कोई राय देना चाहती है तो उसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, वाद विवाद कर लेंगे भाई, पसंद आएगा तो उसको भी शामिल कर लेंगे। मैंने संविधान सभा को ऐसे खुले एक माहौल मैंने प्रदान किया गया था। देखो मीडिया भी है, आम जनता को भी दिया गया, लोगों के चिट्ठी भी जाते थे, मैंने, ताकि कोई ये ना बोले कि भाई किसी ने क्या किया है, मनमानी किया है। फिर भी देखोगे आगे कि आगे अंग्रेज सब कांग्रेसों पे आरोप लगाएगा कि भाई संविधान ही कांग्रेस है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई 82% लोग कहाँ के थे, कांग्रेस के थे। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप ये सब चलते रहता है, ठीक है, क्या करोगे। अब उस समय जो भी था यहाँ पे ब्लेम लगाया जाता है कि भाई प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, हर जगह कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को क्या किया, ले आया। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे विचारधारा सबकी समान नहीं है। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभूमि की रक्षा की मांग करते थे, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे, और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकार एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण चरणों पर मुद्दे चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर क्या हुई, बहस हुई। मैंने हर जगह ओपन, मैंने बोला ओपन डिबेट एकदम आके कर लो, दिक्कत। अब यहाँ पे आता है मुख्य आवाज। अर्नब गोस्वामी के बाद सब पुलिस पकड़ के ले गया सुबह में, जानते हो नहीं सब, अर्नब गोस्वामी को बड़े चिल्लाते रहता है वो, डर गई थी जिसका आवाज़ सुन के न्यूज़ वाला, अर्नब गोस्वामी
नहीं याद अच्छा आया? वही जो एक बार दिखाए थे ठीक हाँ बोलते हैं हाँ हाँ, आज उसको सब महाराष्ट्र वाला सब पुलिस सब उसको धर लिया सब। मुख्य था रिपब्लिक टीवी का हेड है वो, मजाक बात नहीं है। बीजेपी का ठीक है, थोड़ा सा सपोर्टिव काफ़ी रहता है। क्लोज रहता है। हाँ, खैर मीडिया की बातें नहीं है यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे कैसे मैंने एक स्वतंत्र माहौल दिया गया है संविधान सभा के लिए। संविधान सभा में 300 सदस्य थे, इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इनमें 6 में से 3, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने 6 सदस्यों की, कितने सदस्य थे? 300 थे। 300 में 6 का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको बड़ा बड़ा पद दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, के थे। हाँ, मैंने 6 में 3 ही है यहाँ पे, कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने प्रस्ताव किया था, यही जिसको उद्देश्य का बोला गया कि भाई हमारा संविधान का, मैंने देखो पूरा पूरा उसमें एक बात है, पूरा संविधान का और रूपरेखा को क्या कर देता है, तय कर देता है कि आखिर मैंने कहना क्या। मैंने पूरा संक्षेप है संविधान का, वहाँ जो 12-15 लाइन, गिन लेना कितना लाइन है। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? जिसके बीच में गहरे नीले रंग का क्या होगा, चक्र होगा। तभी झंडे का रेशियो कितना है, 4/3। ठीक है, लंबाई कितना है, 4, और चौड़ाई कितना है, 3। थोड़ा सा क्या रहेगा, छोटा रहेगा लंबाई से। अब 4/3, ठीक है, ध्यान रखना। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, क्योंकि इनको एक डिपार्टमेंट मिला था। ये देश की आज़ादी के बाद पहले क्या थे, गृह मंत्री थे। वहीं जो अंतरिम जो सरकार बनाया था ना, उसमें मंत्री में क्या थे, गृह मंत्री थे। तो इनको बड़ा लोड था, देशी रियासतों को क्या करना था, ठीक भी करना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर से संविधान सभा में क्या करना था, पार्टिसिपेट करना था। तो इनके लिए इतना आसान नहीं था, जगह जगह राज्य में घूमना, उसके बाद फिर संविधान सभा में आना। समझ रहे हो ना? तो यही सब। उन्होंने कई रिपोर्टें के प्रारूप लिखने में खास क्या की, मदद की। प्रारूप मतलब रूप देने की कोशिश करना। कुछ है नहीं यहाँ पे, जो भी प्रावधान आता था भाई उसको कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे कि तुमको किसी के पास चिट्ठी लिखना है, गरीब आदमी को क्या पता होता है भाई, उसको पता है कि हमें क्या लिखना है उसमें। ठीक है, उसे पता है कि हमें मैंने क्या लिखना है चिट्ठी में, तभी तो अपनी बातों को कर पाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि हमें कैसे लिखना है। दोनों में अंतर समझ में आया? तो भाई किसी व्यक्ति के पास जाता है, भाई हम अच्छा से नहीं लिख पा रहे हैं, आप लिख दीजिए अच्छा से। ये वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। कौन? नेहरू, और क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनसे भी ऊपर नाम लिया जाता है राजेंद्र, क्या बोलते हैं, B.R. अम्बेडकर का। अम्बेडकर का प्रारूप समिति थे ना, वो भी उसके, ठीक है, सदस्य थे। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कोई भी चीज़ पास हो गया कि भाई चलो ये है, पास हो रहा है, ठीक है, तो भाई उसको कैसे लिखा जाए संविधान में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। रखेगा कि नहीं रखेगा? चिट्ठी को लेके तुम लोग बात पता ही है, थोड़ा सा चिट्ठी का एक आध बात इधर उधर घूम जाए तो मामला क्या हो जाएगा, लड़ा जाएगा, बिस्मार्क टाइप का हो जाएगा। ठीक है, खास मदद की, और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच क्या हुई, सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या की, ताकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। एक तो अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और बाद में इनको भी क्या कर लिया गया, बना लिया गया। क्योंकि जब कंटिन्यू जब होने लगता था ना, तो उस कुर्सी में बैठने के लिए कभी राजेंद्र प्रसाद, कभी जवाहरलाल नेहरू, कभी सच्चिदानंद स्वामी, ऐसे लोग होते थे। बाद में उप सभापति भी बनाया गया। 3-4 लोग थे जो इस कुर्सी में बारी बारी से आके क्या करेंगे, बैठेंगे, आएंगे, जाएंगे। एक आदमी नहीं कर सकता है ना, एक आदमी नहीं कंट्रोल कर सकता है, ब्रेक चाहिए होता है। राज्यसभा में दिखाता है कभी, हाँ कभी वो हाँ, कभी उसमें एक उप सभापति को दिखाएगा। हाँ, उसी तरीके से लोकसभा का देखोगी तो इसमें कभी जो भी अभी कौन है, अभी अध्यक्ष कौन है लोकसभा का, इतना अच्छा, ओम बिरला है। ठीक है, इसके बाद उपाध्यक्ष भी है। देखना कभी कभी ओम बिरला की जगह कोई और बैठा होता है, सर्च मार लेना उपाध्यक्ष कौन है, आता है तो उसका नाम दूसरा बोलता है। ठीक है। अब देखेंगे उपाध्यक्ष के बाद और भी एक पद होता है, ठीक है, वो और नीचे जाएगा।
माने उस कुर्सी में बैठने वाले सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, अध्यक्ष और सभापति ही नहीं होते हैं, पीछे सपोर्टिव रोल भी होता है कईयों का। 3-4 उसमें नाम इम्पोर्टेंट है, 3-4, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका है। यह किनकी जिम्मेदारी थी? उनकी जिम्मेदारी थी जो कुर्सी में बैठा है, सभापति जो बना है, अध्यक्ष बना है, ठीक है, वही नहीं डिसाइड करेगा, वरना फिर हो हल्ला मच जाएगा। उस समय भी बड़ी होता है, देखोगी तो पूरा सब मैंने फाड़ा फोड़ी सब होता है, ठीक है। तो ये सब ठोकेगा हथौड़ा, एकदम हल्ला मत करो। आज के समय तो बड़ा स्थिति बिगड़ गया। आज के समय में तो सब लोकसभा राज्यसभा में खाली सब हल्ले करता है, थोड़ा कुछ होगा सब मार कर लेगा, बड़ी समस्या है। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा मैंने जो थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा अर्थशास्त्री और B.R. अम्बेडकर की सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से क्या थे? एक थे, सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे, ठीक है। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का माने कानून मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। अर्थात ये भी एक सदस्य थे उस अंतरिम सरकार में, उस मंत्रिमंडल में। क्या थे? विधि मंत्री। विधि माने कानून मंत्री थे। गांधी की सलाह पर, देखो कैसे दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि आर्गुमेंट था, गांधी जी अम्बेडकर से डिबेट करके देख चुके थे, ठीक है। सब चीज़ जब हार गए तब जाके भूख हड़ताल कर दिए, ठीक है। बड़ी समस्या होती है, क्या करोगे। आसान नहीं था अम्बेडकर को हराना। गांधी भी खैर वकील थे, लेकिन ये एकदम ये मैंने एजुकेशन के मामले में, ठीक है, उनका कुछ और ही मतलब ज़्यादा ऊँचा था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में क्या किया? काम किया। प्रारूप समिति के माने एक तरफ उनका एक पद था विधि मंत्री अंतरिम सरकार में, और दूसरा पद क्या था? संविधान सभा में प्रारूप समिति। एक व्यक्ति अब दो रोल क्या कर रहा है? निभा रहा है। इंटरेस्टिंग है ना पूरा। अब इसको रटोगे तो बड़ा दिमाग खराब होगा। अभी लिस्ट दे देंगे ना, देखो कहाँ गया बुक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो पहला ही पेज में दिया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ प्रथम अंतरिम कैबिनेट मंत्री, सब देखो नाम दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ऐसे रटोगे तो बड़ा मैंने कष्ट देगा, दिक्कत देगा। ऐसे पढ़ लोगे तब फिर इसको पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? आसान आएगा, समझ में आएगा सब चीज़। इसीलिए सब चीज़ मैंने नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलो देखो सब दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम, क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अरे झापड़ से डी बोल देती है। अरे साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया था ना। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव कौन दिया था? साइमन कमीशन नहीं, कैबिनेट कमीशन। ठीक है, अच्छा हाँ डी, ठीक है, सॉरी। कैबिनेट खुश है कि एकदम सही बोल दिए। अब वो सॉरी, ठीक है, मुझे लगा साइमन, ठीक है, अचानक आ गया। तो कौन दिया था? कैबिनेट। समझ में आ रहा कि नहीं? रहा देखो वहीं सब क्वेश्चन दिया है इसमें। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था, नहीं किया था? इसी समय चुनाव हुआ था। वैसे ही दिया रहता है सब। वेवेल का नाम है, देखो वेवेल का नाम आएगा, ठीक है। पूरा इसमें से अधिकतर तुम लोग प्रश्न अभी क्या कर सकती हो? बना सकती हो। संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राजाओं के शासकों से नामांकन द्वारा, और प्रांतीय सभाओं द्वारा। कैसे हुआ चुनाव? अब अभी निकला है डी है, प्रांतीय सभाओं द्वारा। अच्छा ब्लू लग गया इसीलिए क्या? नहीं, आप बताए थे ना। अभी बताए, अभी जस्ट बताए
ठीक है, कि प्रांतीय सभाओं द्वारा, लेकिन कैसे अप्रत्यक्ष रूप से। देखो यहाँ पे संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो सचिदानंद सिन्हा का क्या है नाम दिया है कि नहीं दिया है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था इसको। आज निकल रहा है ना, अस्थायी था। अस्थायी थे, अप्रत्यक्ष रूप से। अस्थायी था तो वही कहने का मतलब था। तो आज लग रहा है कि मैं बताने की स्थिति में, ठीक है, जब एक आध महीना हो जाएगा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? 10 जून 1946, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1900 की गई थी 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की बोलते हैं लड़के, मतलब बनाया गया। हाँ 9 9 दिसंबर 1946 को। बुद्धि तुम्हारा भ्रष्ट है, रिकॉल नहीं कर पा रही हो। स्थापना माने स्थापित कब किया गया था? 9 दिसंबर 19, इसीलिए डेट मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था? एक एक चीज जो डेट लिखा है, ठीक है, तब से उसको मैं बना रहा हूँ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का यही है 9 दिसंबर 1946। सब पूछा गया, देखो यूपीपीसीएस में है कि नहीं है? सब ये कमीशन में सब क्या है पूछा गया है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा तो लगा है, हाँ तो लगा है तो तुम तो बता ही दोगी, इसमें तो माहिर है। ये भी दिया लेकिन अच्छा पहली बैठक भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुआ था भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक? मैं बताऊं? 9 अरे तो दिसंबर यही 1946 तो वही तो है, बार बार रिपीट हो रहा है। पूछने का पैटर्न पैटर्न बदल जा रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन पूछ रहा है अलग अलग तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब हुआ था? तुम बताओ। 26 नवंबर 1950 को 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से हो गया था। ये लागू मतलब किया गया नहीं, तैयार या लागू में लागू नहीं है, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। से भी जो है कुछ अभी कितना समस्या है, देखो अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने इतना ही पढ़ा दिया तो कितना सारा क्वेश्चन इसमें क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है। तो इससे अनुमान लगाओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। दादा निकल रहा है, एक एक लाइन कीमती है। इसी तरह मैं रुक के समझा रहा हूँ, ईमानदारी से लेक्चर सब रिकॉर्ड हुआ है। तुम लेक्चर बहुत कम देखती हो अंजना, ठीक है? जो आज देखे वही देख ली थी, उसके बाद फिर पीछे कर दिए। देखना है उसको, ठीक है, हाँ इसीलिए उसको अभी दोबारा चलो और ऑनेस्टली करना है यहाँ पे, क्योंकि जब तक तुम लोग के सब दिखाएंगे नहीं यकीन नहीं होता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अब देखने के बाद अब ठीक है लगना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अपना फोन दिए हैं तो चलो, उनके साथ 2 अन्य वकील भी क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। भाई विधि मंत्री थे ही, ठीक है, वकील खुद तो थे ही वे। कौन? अम्बेडकर के साथ एक गुजरात के के मुंशी थे, जो वकील थे उनके एक के मुंशी थे, बहुत इम्पोर्टेंट नाम। और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बड़ा अच्छा बोलते हैं। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप को क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिया। तो ये किसके अंडर थे? प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर थे। और इनके 2 लोग जो काम कर रहे थे, मैंने इसी समिति के क्या है लोग, अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, सदस्य हैं। अध्यक्ष एक होगा ना, के मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी अयोजी सुनिए नहीं सुनिए, ऐसा अय्यर रामा कुछ उसी टाइप का भाव है, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जाके अच्छे से नोट्स बनाना। और जो बातें लिखा गया एकदम माने बड़ी छोटी छोटी अंतर है। संविधान जब पढ़ोगी तो यही है, लागू करवाना, ठीक है, कब लागू हुआ कब बना, जमीन आसमान का अंतर है इसमें। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। पॉलिटिक्स क्वेश्चन को पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, ये नहीं कि देखते हाथ बदा गए।
पहले पढ़ो कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। फिर ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को पहले मत देखो पॉलिटी में, देखोगे तो गड़बड़ा जाएगा माइंड डिस्टर्ब को। पहले क्वेश्चन को एकदम शांत मन हो के पढ़ो, फिर ऑप्शन को देखो कि भाई क्या सही इसमें हो सकता है। समझ में आया? चलो, इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण क्या दी, सहायता दी। मैंने जो भी 6 सदस्य हुए कि नहीं हुए, हो गए ना, 3 ऊपर थे और 3 यहाँ हो गए। तो 2 प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS लोग जो थे, सहायता दी है। इनमें कौन थे? BN राव थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है BN राव, एक प्रशासनिक अधिकारी। समझ में आया कि नहीं आया? तो IAS का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये लोग क्या है, नेता लोग हैं। अब ठीक है, नेता भी लोग हैं कुछ, माने अच्छे लोग भी हैं इसमें, लेकिन बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे भी इनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखो क्या कर रहे हैं, वह भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन? BN राव। दे देगा डायरेक्ट क्वेश्चन, भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र क्या किया, तैयार किया। वैसे लोग थे, भीड़ गए, कोई अमेरिका का संविधान देख रहा है, कोई ब्रिटेन का संविधान दे रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया का देख रहा है, कोई जापान का देख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब देशों के संविधान को लोग देख रहा है। भारत के साथ यही एक अच्छी खासियत थी कि अभी संविधान बनाने के लिए चर्चा की जरूरत थी, आइडिया का बहुत अधिक क्या था, दिक्कत नहीं था। 1935 में भारत में ऑलरेडी संविधान क्या हो चुका था, बन चुका था। इसकी अधिकतर बातें 1947 में क्या कर लिया गया, मैंने 1946 के संविधान में जोड़ लिया गया। अब बाकी जो बच रहा था और अच्छा बनाने के लिए पूरे भारत के लोगों ने, मैंने पूरे विश्व के संविधान को खंगाल डाला। ठीक है, इसीलिए बहुत विदेशी लोग बोलते हैं कि लोग चीटिंग किया है। क्या किया है? चीटिंग किया है। तो चीटिंग करना भारत के लोग बोलते ठीक है हम चीटिंग किए, अभी कहाँ कह रहे हैं हम चीटिंग नहीं किए हैं, लेकिन चीटिंग करने का भी क्या क्या चाहिए, हाँ मतलब चीटिंग करने के लिए दिमाग चाहिए। हमने दिमाग से किया है भाई, अपने अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को उठाया है। चीटिंग का मतलब सिंपल सिंपल थोड़ा ले लिया है, जो अच्छा लिया भाई लिया है, जो अच्छा नहीं लगा हम नहीं लिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए भारत को दुनिया का अनोखा संविधान कहा जाता है, बाद में बना है। ठीक है, पूरा पत्र फैला है, बस मैंने अच्छा अच्छा चीज़ उठा के शामिल करना है। ठीक है, बहुत आगे पॉलिटी में क्वेश्चन आएगा कि भारत के संविधान को उधार का थैला बोला जाता है। तो भाई जो बोलता है वो क्या है भाई, गलत है। ठीक है, उसको हमें डिफेंड करना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? खैर चलो, तो उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का क्या किया, गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किया। सब चर्चा पत्र रिपोर्ट समझ लीजिए। दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी। ठीक है, इसकी मुख्य योजनाकार थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषाओं में व्यक्त करने की क्या करते थे, क्षमता रखते थे। ये संविधान की भाषा है, हाँ वैदिक माने सिंपल रूप में, स्पष्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि किसी भी देश की संवैधानिक भाषा देखोगे तो बड़ा हाई फाई लैंग्वेज होता है। भारत का ही संविधान की जो भाषा है इतना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई यही ये लोग करते थे। कौन? BN राव और SN मुखर्जी। दिक्कत? तो SN जो मुखर्जी देख रही हो ये और कोई नहीं है। ठीक है, मुखर्जी नगर का नाम कोई अलग नाम नहीं आया है। ठीक है, इन्हीं मुखर्जी के नाम पे क्या हुआ है, आया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? SN मुखर्जी का फुल फॉर्म तुम लोग खोज लेना, मिल जाएगा। यही मुखर्जी साहब है। हर देखो किसी ने योगदान दिया, इसीलिए अभी आज वर्तमान में उनको जाना जाता है। फ्री में कोई नहीं जानता। देखना एक वहाँ पे मूर्ति लगा है मुखर्जी साहब का, जाओगे जहाँ तुम लोग कहाँ बोले, इधर से जाओगे जैसे मुखर्जी नगर एंट्री करोगे, रोड है कि नहीं है, रोड के किनारे इधर जाओगे, अरे जहाँ पे हम लोग मैप वगैरह खरीदे थे रोड में, उसके जस्ट इधर बत्रा सिनेमा की तरफ किनारे है एक मूर्ति लगा रहता है। ध्यान ही नहीं है तुम लोगों को, क्या देखते नहीं हो? पता नहीं किधर। अरे जहाँ पे मैप खरीद रही थी ना, मैप खरीदने के जस्ट इधर अंदर वहाँ पे जगह था बड़ा, है कि नहीं है बीच में? ठीक है, उसी जगह के पास। कहीं जाती हो तो आसपास के एरिया को ऑब्जर्व भी करना है, खासकर मुखर्जी नगर तो एकदम मैंने तुम लोग दिमाग में उसका मैप होना चाहिए कहाँ पे क्या है। जितना घूमे उतना ध्यान आ ही रहा है। कहाँ ध्यान आ रहा है? तो मूर्ति की
मूर्ति सामने बैठा है, देखोगे तो सब दांत चेयर दोगे, अच्छा यहीं बना है। सीधे तो गए हैं, सीधे एंट्री किए हैं, मार्केट में गए हैं, सामने है। ठीक है, खैर चलो ठीक है, डिबेट का विषय वो नहीं है। ठीक है, सावधानी ये है कि भाई जाओ तो भाई, अब मैं नहीं बोलूँ कि देखो मूर्ति यहाँ पे है, तो देखो जाके। अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की क्या थी, जिम्मेदारी थी? किसके पास? अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को, कि देखो भाई आप लोगों ने तो दे दिया ये बातें, मैंने उसको क्या किया, लिखा अपने अंदाज में। अब लिखने के बाद क्या है, लागू हो जाएगा? नहीं, इसको फिर किसको दिखा रहे हैं, सभाओं में पढ़ रहे हैं कि देखिए भाई लोग, भाई ये हम क्या किए हैं, लिखे हैं, आप लोग ठीक है कि नहीं है, इससे बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, तो जाकर अम्बेडकर पढ़ेंगे उसमें, यही संविधान में चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खूब एपिसोड में खूब दिखाया गया, जाएंगे इंग्लिश, खूब सारी बातें इंग्लिश में पढ़ेंगे, सब बाकी लोग ठुठकाएंगे, हाँ ओके ओके ओके। समझ में आया? मैंने ठीक है। दिक्कत इस काम में अभी नहीं दिखाएंगे एपिसोड, जब तक पॉलिटी नहीं पढ़ाई होगा नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे, मैंने सीधे दे दिया 3 वर्ष। ठीक है, अब सावधानी बरतना होगा तुम लोगों को। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कितना दिन का बैठक हुआ? 165 दिन। कितना सत्र हुआ? 11 सत्र। इस दौरान हुई चर्चाओं का मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये एनसीईआरटी है, कोई दिक्कत? यह लंबी मगर दिलचस्प क्या थी? प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपना विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से क्या किया? पेश किया। उनकी प्रस्तुतियों से हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। भाई उन्होंने जो भी बातें बताया, ऐसा थोड़े कि आज वो पूरा पूरा सत्य है, आज भी है, लेकिन वो बहुत अधिक भारत के लिए क्या है? बेहतर है। कुछ बातें हैं अभी भी। अब कोई भी बात सोचो, कोई भी बात अगर हम बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकाला जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और तुम लोग पता है कि इतिहास के साथ, समय के साथ शब्द का मतलब भी क्या होता है? बदलता जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उस समय संविधान सभा का क्या मोटिव था, किसी शब्द को उन लोगों ने कैसे लिखा, आज वर्तमान में कैसे देखा जाएगा, क्या करेगा, तो उसका अर्थ बताने के लिए कोई है कि नहीं होना चाहिए? तो अर्थ कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये हम ही सिर्फ पढ़ सकते हैं। मैंने वही ब्राह्मण वाला कि सिर्फ मंत्र हमको आता है पढ़ने, तुम पढ़ रहे हो, लेकिन भाई जो हम अर्थ निकाल रहे हैं वो तुम नहीं निकाल पा रहे हो। समझ में है कि नहीं आया? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट संविधान का क्या है? रक्षक है। कि भाई वो जो बातें एक एक लाइन लिखा है, सुप्रीम कोर्ट उसका क्या मतलब निकालता है, वहीं क्या होगा? परम सत्य होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक बात को ध्यान से सुनते चलो। चलो, देश के भावी स्वरूप पर भारतीय भाषाओं, राष्ट्र की कौन सी राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी ठीक है मैंने खूब विचार चला यहाँ पे, तब जाके लिखा गया। ये देखो दिया गया है। ठीक है, उस समय की देखो, ये डेस्क अब अभी भी क्या है? मौजूद है। अब कोरोना में खूब माइक लगा दिया गया है। ठीक है, संविधान की दृष्टि। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य क्या किया? प्रस्ताव पेश किया। पता है कि पहली बैठक कब शुरू हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1900, इसी को पूछ लिया क्वेश्चन अभी कि प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? कौन? प्रथम अधिवेशन कब होगा? 9 दिसंबर 1946। अंत नहीं है, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था इसी दिन, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो आप जो देख रही हो आज, जो उद्देश्य प्रस्ताव देख रही हो वो मूल रूप में मौजूद क्या है? नहीं है। उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है। इंदिरा गांधी आएगी तो कुछ कुछ चीज़ों को क्या करेगी? उसमें जोड़ेगी। तो संविधान में परिवर्तन किया। सॉरी, संविधान का जो उद्देश्य का है वो परिवर्तनीय है कि अपरिवर्तनीय है? अरे अपरिवर्तनीय होता तो इंदिरा गांधी कैसे जोड़वाती उसमें? उद्देशिका में क्या है? अपरिवर्तनीय है, माने उसमें परिवर्तन।
यार समझने की कोशिश करो ना, इतना हड़बड़ाते क्यों हो सब। देखो नेहरू आए, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ, अभी बैठक चल रहा है, समझ में आया। पहला जो अधिवेशन लगभग आधा महीना तक चलेगा। अब आधा महीना ये नहीं कि लोग खाएंगे पिएंगे नहीं, मैंने खाने पीने की छुट्टी मिलेगा, फिर आगे क्या करना है, बैठ जाना है, समझ में आया। आए तो इन्होंने बोला कि भाई उद्देश्य का प्रस्ताव लाए, उन्हें उद्देश्य लाया कि भाई एक चीज एक निर्धारित, मैंने उद्देश्य कुछ नहीं है, ये साध्य है। क्या है? साध्य है कि भाई हमें चलना किस राह पे है, मैंने हमें किस चीज को ध्यान में रख के क्या करना है, चलना है, लक्ष्य हमें क्या ध्यान देना है। तो इन्होंने पढ़ा तो लोगों ने बड़ा ताली मारा, बहुत बहुत अच्छा लिख के आए हो, ठीक है। लेकिन आगे चल के देखेंगे इंदिरा गांधी इसमें से कुछ शब्दों को क्या करती है, बदलवा देती है। बदलवा देती है इसका मतलब कि उद्देशिका जो है संविधान का परिवर्तनीय है कि अपरिवर्तनीय है, क्या है, परिवर्तनीय है, मैंने उसको बदला जा सकता है। लेकिन यही संविधान है, मूल भाव को छेड़छाड़ क्या करना है, नहीं करना है। अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, समझ में आया। चलो, यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा क्या की गई थी, प्रस्तुत की गई थी कि भाई हमारा स्वतंत्र भारत, सपनों का भारत कैसा हो, इस उद्देश्य प्रस्ताव में सब लिख गया था। पढ़ो, हम भारत के लोग, है कि नहीं है। जो भी बातें हैं तुम लोग जो याद आ रहा होगा उसका एक एक अर्थ, ठीक है, समझो सोचो, आगे मैं बताऊंगा, नीचे दिया भी है, कोई दिक्कत। तो वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य क्या करना था, आगे बढ़ना था कि भाई इसी को आधार मान के हम लोग कहाँ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें भारत को एक स्वतंत्र, कैसा स्वतंत्र, संप्रभु, माने सोवरेनिटी बोलते हैं इसको, क्या सोवरेनिटी, सॉरी सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, माने स्वयं से, एक तो स्वतंत्र है, आज़ाद है, और संप्रभु का मतलब क्या है, स्वयं से। लेक्चर देख लेना, बड़ा आत्मा तुम्हारा तड़प रहा है, ठीक है, स्वयं से, ठीक है। कैसे हैं हम, गण राज्य हैं, कैसे हैं, गण राज्य, गण माने राज्य माने लोगों का, समझ में रखना, लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का प्रयोग संविधान में प्रयोग नहीं किया गया, किसका प्रयोग किया गया, गण राज्य। नेहरू ने बोला कि गणराज्य के अंतर्गत ही लोकतंत्र क्या है, शामिल है, मैंने गणराज्य बड़ा चीज है लोकतंत्र से, ठीक है। मैंने गणराज्य मैंने लोगों का क्या है, मैंने राज्य है, यहाँ पे क्या है, लोगों का राज्य है, यहाँ पे घोषित किया। नागरिकों को बोला कि न्याय सबको मिलेगा, समानता मिलेगा, मैंने सब क्या है भाई, बराबर है। अब यहाँ समता नहीं आएगा, ठीक है, आगे देखेंगे। समानता व स्वतंत्रता का क्या किया गया, आश्वासन दिया गया था, और यह वचन दिया गया था कि जो भी अल्पसंख्यक है, मुस्लिम भाई घबराए नहीं, जो भी पिछड़ी जाति हैं, जातिगत चीज़ों को लेकर घबराएंगे नहीं, जनजातीय क्षेत्रों एवं दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त क्या किया जाएगा, रक्षात्मक प्रावधान किया जाएगा। जो सदियों से झेल रहे हैं, विभाजन में झेले, अब उनको हराने की जरूरत नहीं है। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में क्या किया, प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुए, मैंने जो भी बीत गया है, उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। दिक्कत अब ये है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, आ गया, ठीक है। चलो, 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में, मैंने संविधान सभा में, संसद भवन में, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था, मैंने इनका भाव यही है कि देखो किस प्रकार अमेरिकी क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई, कैसे लोगों ने गोरों को भगाया, फिर कैसे श्वेत अश्वेतों ने मिलकर संविधान बनाया, फिर कैसे वहाँ पे गृह युद्ध हुआ, फिर से संविधान क्या किया गया, बनाया गया। माने जो संविधान जितनी ही, ठीक है, कठिन परिस्थितियों से होकर निकल के सामने आता है, वो संविधान उतना क्या होता है, अच्छा होता है।
फिर ये फ्रांस की क्रांति का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, लोगों ने, वहाँ की आम जनता ने, थर्ड ई स्टेट के लोगों के द्वारा किस प्रकार विद्रोह कर दिया गया, राजा को सत्ता से हटा दिया गया। पहले बोला गया कि भाई हमें संविधान बनाने दो, हमें भी अपने सत्ता में क्या करो भाई, शामिल करो। लेकिन जब राजा नहीं माना तो भाई लोग सड़कों पे उतर गए। फिर इन्होंने, ठीक है, उसका पूरा तरीके से क्या किया, विद्रोह किया और एकदम मैंने वहाँ पे वर्साई की महल तक घुसने का प्रयास किए। वहाँ एंट्री नहीं दिया गया तो लोग मिल के टेनिस कोर्ट में चले गए। वहाँ जाके इन्होंने अपनी क्या कर ली, ठीक है, पूरी तरीके से हमने अपना एक सभा बना लिया। फिर जाके उन्होंने आगे की कार्रवाई की और तब जाके धीरे 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 फ्रांस में क्या बना, संविधान बना। तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कितना मुश्किल से क्या बना, फ्रांस का भी संविधान बना। वही बातें बोल रहे हैं कि मुझे क्या हो रही है, याद आ रही है। और ठीक वही चीज़ हमारे साथ भी हुआ है। देखो टेनिस कोर्ट का सब जिक्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़वाएंगे तुम लोगों से, साथ आ रहा है। ठीक है, मुझे भी एक क्रांति का विचार आ रहा है भाई, हमारे साथ यही हुआ। एक और क्रांति का ये जिक्र कर रहा है, रूस की क्रांति का। ठीक है, जो हालिया में क्या हुआ था भाई, कितना कोई ज़्यादा दिन थोड़े हुआ था, 1917 में जो भी रूस की क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में। ठीक है, बोल्शेविकों का जो पूरी तरीके से गढ़ बना, मार्क्स को मानने वाले लोग, वहाँ पे कैसे पूंजीवादियों के खिलाफ वहाँ पे समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हुई और तब जाके सोवियत संघ, ठीक है, अच्छे से चल रहा था। उसमें चल रहा था ना अच्छे से, सोवियत संघ बहुत अच्छा धूमधाम से चल रहा था क्योंकि उसका विभाजन नहीं हुआ था। सीधे मैंने अभी विश्व में दो हीरो थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। वो तो 1991 में सोवियत संघ का क्या होगा, विघटन होगा, वो तो बहुत देर की बात है। तो जब नेहरू ये 1946 में क्या कर रहे हैं, बातें बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कह रहा है ये सारे महान प्रयोग हमारे समान है, मैंने हम उनका समान नहीं है, मैंने हमारे समान है भाई, कि हमारे साथ भी ये सब क्या हो चुका है, हो चुका है। जो अलग अलग देशों में मैंने जो भी घटनाएं हुई है वो सारी घटनाएं भारत में हो चुकी है। हमें उनकी सफलताओं से सीखना है, विफलताओं से नहीं, सफलताओं से, कि कैसे उन्होंने विषम परिस्थितियों में क्या किया, संविधान मैंने बनाया, सफल हुए। और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। हो सकता है कि हम उन्हीं विफलताओं से बचने में सफल ना हो पाए, क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है। ये भी आगाह कर रहे हैं कि हम उन विफलताओं से बचने में सफल ना हो पाए, मैंने पूरी तरीके से, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी होता ही होता है। मैंने हम लोग इतना प्रयास करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ कमी जरूर क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन यही है देखो, परंतु लेकिन संविधान का जड़ है। परंतु मुझे पूरी विश्वास है कि तमाम रुकावट और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उस सपने को प्राप्त व साकार करेंगे, ठीक करके ही दम लेंगे, जिससे हम इतने अरसों से अपने दिलों में क्या हुए हैं, संजोए हुए हैं। लीडरशिप की क्वालिटी झलक रही है ना। ठीक है, हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र क्या किया है, संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना क्या है, नियत है, सोवरेनिटी, माने स्वयं से हम क्या करें, अब अपने पे क्या करें, राज करें। कोई दूसरे हमको ये नहीं सिखाएगा तुम्हें कैसे राज करना है, क्या करना है। हम पूरी तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट है, संप्रभु है। सोवरेनिटी का मतलब समझो, स्वयं से क्या करना, राज करना, शासन करना, राज नहीं बोलेंगे, शासन करना। शासन करना राज करना में अंतर होता है, समझ में आया कि नहीं है। शासन करना एक पॉजिटिव में, मैंने बस लगता है कि वहाँ पे नियम कानून है। राज करना मतलब लगता है कि नियम कानून क्या है, नहीं है। दोनों में अंतर थोड़ा थोड़ा क्या करो आप, ठीक है, करने की कोशिश करते रहना है। कोई दिक्कत, गणराज्य होना भी सवाल। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया कि आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा गणराज्य की जगह। तो मैंने उन्हें कहा है कि निसंदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक ना हो, माने कोई गणराज्य लोकतांत्रिक क्या हो, ना हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के क्या है, बस्तर है। वही है, सबसे पहले गणराज्य जो लिच्छवी में आया हुआ था प्राचीन भारत में, याद है कि नहीं है, वैशाली के निकट जो लिच्छवी था, विश्व में माना जाता है कि सबसे पहले जो गणराज्य के कॉन्सेप्ट वहीं पे आया था, लिच्छवी में। तो ये बता रहे हैं कि कोई गणराज्य भले क्या है, लोकतांत्रिक ना हो,
माने कोई भी जो गणराज्य है, लोगों का जो राज्य है, हो सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भाई मतलब नहीं चुना गया हो, लेकिन बोल रहे हैं, परंतु देखो बहुत आएगा यहाँ पे परंतु लेकिन, हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्या हैं, पक्षधर है, मैंने हमें यही चाहिए। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उनकी शक्ल सूरत कैसे है, यह एक अलग मसला है। आज के लोकतंत्र ने दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभाई है। उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों का क्या है, देश है। परंतु यह संदेहजनक हो सकता है, अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो न जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ती है, बदलनी पड़ती है। मैंने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाकी अन्य देशों ने भी लोकतंत्र को अपनाया है, अपने संविधान में अपने डेमोक्रेसी डलवाया है, एक लोकतंत्र है कि नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के इस लोकतंत्र के नाम पे उनको थोड़ा सा क्या करना पड़ना हो, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करना हो, समझ में नहीं आ रहा, मैंने थोड़ा सा उसमें चेंज, मैंने उसकी जो रूपरेखा है उसकी बदलना हो, इसीलिए बोल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि किसी कथित लोकतंत्र देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच दें। क्या कर दें, बेहतर कुछ रच दें। इसीलिए हम क्या ला रहे हैं, गणतंत्र ला रहे हैं, मैंने गणराज्य ला रहे हैं। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसी चाहे सरकार बनाएं, मैंने किसी भी सूरत में, मैंने हम यहाँ भारत में चाहे कैसी मैंने सरकार बनाए, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको क्या होना चाहिए, स्वीकार्य होना जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसीलिए गणराज्य लाया है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का क्या है, राज्य है। अब ये कैसे होगा, यहाँ की जनता क्या करेगी, डिसाइड करेगी। कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। भारत के लोग देखो कैसे लोग तानाशाह बना लिया, तो भाई बन गया गणराज्य है। अमेरिका में क्या है, लोकतंत्र है। अमेरिका में क्या है, लोकतंत्र है। वहाँ का राष्ट्रपति को लोग देखो, मीडिया सब मैंने एकदम पकड़े रहता है, सब मैंने मजाक नहीं है, मजाल नहीं है वहाँ पे। इसीलिए भारत से भी बेहतर लोकतंत्र किसको माना जाता है, अमेरिका को माना जाता है। और भारत लोकतंत्र से मैंने लोकतंत्र नहीं बल्कि क्या माना जाता है, गणराज्य माना जाता है। रिपब्लिक क्या मानता है, रिपब्लिक। भारत में किसका प्रयोग किया जाता है, रिपब्लिक का, ठीक है। और इंडिया में क्या, भारत में रिपब्लिक का और अमेरिका में डेमोक्रेटिक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। हम लोकतंत्र के हक में हैं। इस सदन को तय करना है कि इस लोकतंत्र, पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। सदन इस बात को देख सकता है, यद्यपि इस पर प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का क्या किया है, इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें लगेगा यह तो स्वाभाविक ही क्या है, गणराज्य शब्द में यह पहले से क्या था, निहित है भाई। लोग भाई जैसे मन के राम राज्य लाए, तानाशाह लाए, ठीक है भाई, लोगों का राज्य है। किसका राज्य है, लोगों का राज्य। इसीलिए हम क्या ला रहे हैं, गणराज्य ला रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ये मैंने बाल समझिए ना, बाल के खाल निकालने के बराबर है ये क्या, गणराज्य और ये लोकतंत्र। बड़ा मैंने माइनर क्या है, अंतर है। इसीलिए भारत में भी लोग कितने बार बोल देते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक से ज़्यादा क्या बोला जाएगा, हम रिपब्लिक है, ठीक है। लेकिन ये सब क्या करोगे, लोग बोल देते हैं। इसीलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का इस्तेमाल क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। मोदी भी जाएंगे तो कभी नहीं बोलेंगे कि हम एक गणराज्य हैं, बोलेंगे हम दुनिया के सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है। और नेहरू ने बोला है भाई डेमोक्रेटिक, मोदी कैसे बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलते रहता है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। इसीलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। हमने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया है कि हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु क्या है, प्रस्तुत किया है। लोकतंत्र की भावना को प्रस्तुत किया है कि भाई लोकतंत्र कैसा होना चाहिए इस गणराज्य के माध्यम से, बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं, अर्थात लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है।
अन्य सदस्यों की इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया है। एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया है। अन्य लोगों को आपत्ति हो सकता है क्योंकि इनका विचारधारा क्या था, समाजवादी। अब सोचो, ये पूरी तरीके से समाजवादी चीज़ लिख बना देते हैं। संविधान में समाजवादी लिखाया है? उद्देश्य में नहीं लिखा है। समाजवादी बनाने का मतलब कि फिर भारत का मामला क्या हो जाता, गड़बड़ा जाता। समझ में आया कि नहीं आया? भारत समाजवादी नहीं बना, बल्कि मिश्रित बना। कैसा बना? मिश्रित। मैंने पूंजीवाद और समाजवाद का बीच का रूप बना। ना हम भाई पूंजीवाद की तरफ जाएंगे, ना समाजवाद की तरफ जाएंगे, हम पूंजीवाद की तरफ जाएंगे। लेकिन नेहरू का जो पर्सनल विचारधारा समाजवादी के क्या है, नज़दीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं लिखवाया संविधान में। अभी समाजवादी लिखवा देते तो भारत भी एक मार्क्सिस्ट कंट्री के रूप में क्या होता, गिना जाता। ऐसा कंट्री मार्क्सिस्ट, जैसे चाइना में धक्का लगता रहता है भाई वो क्या है, मार्क्सिस्ट कंट्री है, भारत में भी लग जाता। लेकिन यही है नेताओं की समझ, बड़ी दूर तक लोगों ने सोचा, मिश्रित बोल दिया ना। भारत भाई मार्क्सिस्ट है ना कैपिटलिस्ट है, बीच में है भाई, सब लोग आओ हमारे पास, है कि नहीं है? क्योंकि किसी एक पक्ष में उस समय भारत के लिए जाना क्या था, वो अच्छा नहीं था। और आज ये बात प्रूफ हो रहा है, साबित हो रहा है। कितने लोग बोलते हैं कि भाई उस समय भारत अगर कैपिटलिस्ट होता था तो अमेरिका की गोद में जा क्या होता, बैठ जाता, जैसे पाकिस्तान बैठता। देखो पाकिस्तान का क्या हाल है अभी। कम से कम भारत अपने आप में क्या है, संप्रभु तो है। कोई भी बात को अगर आ रहा है तो मना तो कर दे रहा है, मैंने ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे गांधी जी के साथ था कि भाई कपड़ा तो हम कम से कम तुम्हारा नहीं पहन रहे हैं, हम अपने बना रहे पहन रहे हैं, मैंने दूसरे के एहसानों पे ना पलना। ये भारत के साथ रहा है। इस मामले में भारत एक अच्छा देश है। भारत कम से कम किसी दूसरे देश की एकदम मैंने अधीनता स्वीकार क्या किया। आरोप लगते रहता है, जैसे इंदिरा गांधी को लेकर दिखाया गया, याद है तुम लोगों को, मूवी देखी होगी थी, ठीक है, ताशकंद। उसमें क्या दिखाया गया लास्ट में कि भाई यही था कि भाई कांग्रेस चाहती तो जो जवाहर क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री की जो हत्या हुई थी वो कर सकती थी, लेकिन भाई नहीं ज्वाइन करवाई। इसका मतलब कि हो सकता है कि कांग्रेस की, ठीक है, जो सोवियत संघ का सरकार था उससे क्या होगा, मिली भगत होगा। यही वो लास्ट में जो लड़की होती है यही दिखाना चाहती है। ये सब चलते रहेगा, आरोप प्रत्यय, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, पार्टी पॉलिसी के फेवर में भी लोग, बहुत सारे डायरेक्टर क्या करते हैं, मूवी बना देते हैं। तो ये हर समय चलता है। क्या मोदी में इल्जाम नहीं लग रहा है कि भाई मोदी, ठीक है, मोदी और ट्रम्प के बड़ा अच्छा दोस्ती है, पूंजीवादी या क्या है, यहाँ पे मिश्रित है। उस समय भाई नेहरू पे आरोप लगा, इंदिरा गांधी पे आरोप लगा कि भाई ठीक है, एक मिश्रित और क्या है, एक मार्क्सिस्ट है, ठीक है। ये सब चलते रहता है। ये बार बार तुमको करेंट में सुनने के लिए क्या होगा, मिलेगा ही मिलेगा। इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। चलो, यहाँ मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का क्या हूँ, समर्थक हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के क्या होगा, पक्ष में होगा। आप क्यों बोल रहे हैं पूंजीवाद, क्यों नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे? पूंजीवाद को भारत उस समय क्या कर पाता, मैंने एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता, फिर से दंगा हो जाता, फिर से लड़ाई हो जाता। आज भी भारत पूंजीवाद को एक्सेप्ट करने के पक्ष में क्या है, नहीं है। क्या हो रहा है देखो मोदी सरकार में, शुरू में आए तो बोले कि भाई अच्छा रोजगार देंगे, ठीक है, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट। सारा चीज़ तुम प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हो तो फिर वो धन का क्या हो रहा है, संकेंद्रण हो रहा है ना, एक कंपनी के पास पैसा जा रहा है। वो अभी हम लोग झेल नहीं सकते हैं। अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वैसी नहीं हुई है। कोई भारत अमेरिका नहीं, इंग्लैंड नहीं है, ठीक है। वो कब होगा जब एक एक व्यक्ति के पास खाने पीने का ज़रूरत, बिजली, कपड़ा, मकान, रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा जब आ जाएगा, भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में क्यों बोलते हैं कि वहाँ पे एक भाई टॉयलेट साफ करने वाला एक हजाम भी वहाँ BMW कार से जाता है। अब उसको क्या मतलब है भाई कि कोई सोशलिस्ट बने या कैपिटलिस्ट बने, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। भारत के साथ क्या समस्या है कि अगर तुम अभी इसको, अगर तुम इसको सोशलिस्ट बना दे रही हो, सॉरी क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बना दे रही हो, पूंजीवाद बना दे रहे हो, तो फिर जो व्यक्ति का भी ज़रूरत पूरत नहीं हो रहा है। ऐसे ही भारत में तुम्हें पता है कि गरीबी के मामले में, भूखमरी के मामले में भारत करीब, ठीक है, नंबर बहुत पीछे आता है।
भुखमरी के मामले में हम लोग पाकिस्तान से भी कहाँ हैं, नीचे हैं। जो इंडेक्स आता है भुखमरी इंडेक्स, उसमें हम लोग पाकिस्तान से भी कहाँ हैं, नीचे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वैसे देश को तुम क्या बनाने में तुले हुए हो, कैपिटलिस्ट बनाने में तुले हुए हो। अभी कम से कम लोगों को भाई ये कोशिश करो कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सके, ठीक। और ये तभी पूरी होगी जब क्या आएगा, समाजवाद या फिर मिश्रित। समाजवाद का मतलब क्या है यहाँ पे कि सब बराबर होंगे, तो सब बराबर होंगे तो ये तो नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। लेकिन कम से कम मिक्स लाओ भाई, जिसके पास ठीक है जो ज़रूरतें नहीं है उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि जिसके पास नहीं है उसकी ज़रूरतें पूरा किया जा सके, या फिर जो सक्षम है थोड़ा उसको और क्या करे, बढ़ा ले। लेकिन अब मत करो कि भाई जो सक्षम है उसको इतना ना पावर दे दो, जैसे अंबानी, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ अंबानी, कि भाई वो सक्षम है, उसके पास पैसा आ गया है, तो अब उसको इतना ना चढ़ा दो कि भाई पूरा पूरा क्या कर पैसा उसी के पास भारत का चल जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंबानी टॉप 10 में, भारत का तो सबसे अमीर आदमी है ही, दुनिया के टॉप 10 में अंबानी का हमेशा नाम रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समस्या होगी कि नहीं होगी? ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि भारत मैंने पूरे विश्व का जो पैसा है, पूरे विश्व की बात छोड़ो, भारत का, भारत में ठीक है, मैंने भारत की 90% कितना, 90% जो पैसा है मात्र भारत के 1% लोगों के पास है। 1% से भी कम है संख्या, बस एज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं। एज्यूम कर पा रही हो कि नहीं पा रही हो? मैंने भारत का जो 90% धन है, जैसे फ्रांस की क्रांति में हुआ था, फ्रांस में हुआ था कि वहाँ का ज़मीन जो था, ठीक है, सारा ज़मीन अमीरों के पास था जिनकी संख्या महज टुकड़ों में थी। वैसे यहाँ भी बोला जा रहा है कि भारत में जो पैसा है, जो जो भी संसाधन है, मैंने ज़मीन वमीन, 90% ज़मीन मात्र 1% लोगों का क्या है, पास है। इससे क्या होगा, गरीबी नहीं फैलेगा, भुखमरी नहीं फैलेगा, अव्यवस्था नहीं फैलेगा। कब तक? देखो अभी क्या चल रहा है, अभी मतलब पूरा का पूरा अभी बीच में लड़का सब एकदम हल्ला कर दिया, नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं कहना चाह रहा हूँ? तो ये इसी चीज़ को नेहरू के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। अब ये नहीं कर रहा हूँ मैं नेहरू के मैं बड़ाई कर रहा हूँ, मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भारत किसी भी कीमत पे कैपिटलिस्ट को झेलने के लिए क्या है, तैयार नहीं है। बुलेट ट्रेन हमारे लिए ठीक है, मैंने अगर मिक्सर है तो बुलेट ट्रेन चलाओ, लेकिन एक बुलेट ट्रेन चला रहे हो तो 2-3 तुम ठीक है लोकल ट्रेन भी चलाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर एक बुलेट ट्रेन चला रहे हैं तो ठीक है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाना है तो भाई कुछ अमीर भी लोग हैं उनको भी फैसिलिटी देना है, लेकिन गरीब भी तो लोग हैं, उनको भी फैसिलिटी देना। ये नहीं कि अमीरों का पैसा, सरकार अगर टैक्स उनको भर रही है तो सारा टैक्स का पैसा किनको लगा दो, अमीरों में लगा दो। फिर तो ये इंग्लैंड वाली कहानी हो जाएगी, क्योंकि वो अमीर अमीर कैसे है, नीचे से अमीर। अंबानी के अंदर लाखों लोग काम कर रहे हैं, फायदा कहाँ से हो रहा है, लाखों लोगों से ही तो अंबानी को फायदा हो रहा है। खैर ये लगता है कि टॉपिक लंबा हो गया, ठीक है। तो यहाँ समझने की कोशिश करो, लेक्चर को दोबारा सुनो और समझो। एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो ये बातें अभी से समझने की कोशिश करो कि आखिर ये चल क्या रहा है, ठीक है। कुल मिला के भाव यही है कि समाजवाद को नेहरू ने क्यों नहीं जोड़ा। समाजवाद को जोड़ देते तो फिर ठीक है समस्या हो जाती भारत में, हो सकता है कुछ समय फिर से हिंसा हो जाती। जो भी उस समय अमीर लोग थे, अंग्रेजों के जो चाटुकार जो बने हुए थे, अपनी संपत्ति भी इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी समाजवाद का, ठीक है। मतलब ये भी था कि भाई सारा चीज़ कौन ले ले, केंद्र ले ले, यही था ना कि सारा चीज़ केंद्र के अधीन रहेगा और फिर केंद्र के द्वारा ही अंतिम व्यक्ति तक ठीक है धीरे 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 पैसा जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए देखोगे तुम लोग कि इसी समाजवाद के रास्ते में नेहरू के द्वारा बहुत सारे भारतीय जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नेहरू जब बनवाएंगे तो अपने अंडर कंट्रोल में रखेंगे उसको। इंदिरा गांधी भी यही करेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैंने मिश्रित तो है, लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी के समय थोड़ा समाजवाद की तरफ क्या था, भारत अधिक झुका हुआ था। लेकिन अब एकदम नहीं, उस समय भी व्यापार होता था अमेरिका से, जितने भी देश थे सबसे। लेकिन 1991 तक आते 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 ये मामला बड़ा बिगड़ गया, क्योंकि भारत उसमें कैसा मार्केट था, एक ब्लॉक मार्केट था। मिश्रित है लेकिन पूरी तरीके से नहीं था, अधिकतर कहाँ झुका था, समाजवाद की तरफ।
ब्लॉक हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भारत जुड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए अब हुआ कि अब भाई इसका तोला बीगना पड़ेगा अब, ठीक है, ब्लॉक मार्केट को हटाना पड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए 1991 में क्या लाया गया, ठीक है, क्या लाया गया 1991 में? आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैंने आर्थिक सुधार जिसको बोला गया। 1991 में याद है कि नहीं आया है? 1991 में सोवियत का विघटन हो गया और भारत में क्या किया गया? आर्थिक सुधार के तहत, ठीक है, नई आर्थिक नीति लाया गया। क्या नई आर्थिक नीति लाया गया? तब जाके भारत क्या हुआ, धीरे धीरे अच्छा हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहीं पे लोग, कितने लोग ब्लेम करते हैं कि भाई नेहरू को पहले से लाना चाहिए, ठीक है, इंदिरा गांधी को पहले से लाना चाहिए। अब ये अलग टॉपिक है, बस समझने की कोशिश करो कि शुरुआत में जो किया गया ठीक किया गया कि नहीं किया गया। अदरवाइज उस समय भारत अगर पाकिस्तान की तरफ झुक जाता तो फिर, सॉरी, भारत अगर अमेरिका की तरफ झुक जाता तो अमेरिका तो उसको कितना पैसा दे देता भारत को। लेकिन क्या आज जो भारत स्वतंत्र है, इतना इंडिपेंडेंट है, रह पाता? फिर तो पाकिस्तान की तरफ दाएं बाएं होना पड़ता हम लोगों को। समझ रही हो ना बात को? लोग बोलते हैं कि सोवियत संघ के भारत गोदी में जाकर बैठा। अगर ऐसा रहता तो आज सोवियत संघ के कंट्रोल में रहता कौन? भारत। लेकिन ऐसा है नहीं है। तो इस चीज़ को समझने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो भाई, एक टाइम कम ही खाएंगे, ठीक है, किसी के अंडर कंट्रोल में रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारी स्वायत्ता, हमारी संप्रभुता, हमारी स्वतंत्रता सब क्या रहेगी? बनी रहेगी, फ्रीडम बना रहेगा। हमारे गले में कुत्ते जैसा बेल्ट नहीं होगा, मैंने एकदम बिंदास है कि नहीं है? गली का कुत्ता, मोहल्ले का कुत्ता बन के रहेंगे, जहाँ मन करेंगे जिसको देख के भौंक देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो ये संविधान सभा बहस खंड है, 1 में चलते रहता था, बहस खूब होता था। देखो ये टेनिस कोर्ट की सफा, ऐसे ही याद आ रहा है, टेनिस कोर्ट, सारा लोग क्या हो गया, मिल गया। नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए, जो भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कारण बताया? कारण ये कि लीक लाइन में बोले तो भाई नेहरू ने बोला कि भाई इस गणतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र क्या है, शामिल है। ये सदियों से भारत में क्या हो रहा है, चल रहा है। तो नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। उसमें क्या कहा जा रहा है? नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है? अतीत प्रेम माने पुराना भारत, ठीक है, माने पुराना जो हुआ है। संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कर रहे हैं? अतीत की ओर जाते हुए अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्त व स्वतंत्रता के लिए एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भारत इसी प्रक्रिया से क्या है, गुजरा है। अगर रियल मायने में देखें तो भारत का जो संविधान बना है अमेरिका और फ्रांस की, ठीक है, मैंने वहाँ की जो भी गतिविधियाँ हुई, जो भी हिंसाएं हुई, लोगों को कष्ट सहना पड़ा, वो कुछ भी नहीं है भारत के सामने। कुछ है? कुछ भी नहीं है। भारत उनसे कहीं अधिक क्या किया है, कष्ट झेला है। वहीं भाई नेहरू बोल रहे हैं कि हमें उनकी सफलताओं से क्या करना होगा, सीखना होगा कि भाई कैसे वे सफल हो गए, हम भी सफल हो सकते हैं। हमारे साथ भी हमारी बहन बेटी भी मरा है, जब उनकी बहन बेटी मरा है वे ठीक हो गए तो हम नहीं ठीक होंगे? ठीक होंगे। तो उन्होंने बोला उनकी सफलताओं से सीखना है, ना कि विफलताओं से। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारक क्षणों के समकक्ष क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट क्या किया जाए, मान लिया जाए। मैंने उसको आज ढोना नहीं है, उसे क्या करना है, सीखना है, लर्न करना है कि भाई दोबारा ना हो जाए। ये नहीं कि उसको मान के एकदम बैठ जाए। जैसे कि सपोज करो, कितनी अच्छी बातें कर रहे नेहरू कि भाई अब बाबर ने बना दिया यहाँ पे क्या, बाबर मस्जिद है कि नहीं है, बाबरी मस्जिद। फिर यहाँ पे ढहा दिया गया, उसको नाम रखा गया भाई इलाहाबाद, उसको प्रयागराज बना दिएगा। अगर हम यही करते रह जाएंगे तो फिर आगे कोई गारंटी है कि आगे भारत पे कौन राज करेगा, शासन करेगा? किसी को कुछ नहीं पता है। नहीं समझ में आ रहा? मैंने इतिहास को बार बार क्या किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। तो नेहरू बोल रहे हैं ऐसा मत करो, ठीक है। वर्तमान में एकदम जीना सीखो, आने वाली चीज़ों को एकदम मैंने उसको और क्या करो, बेहतर बनाओ, जैसे आजकल यूरोपीय कंट्री कर रही है।
कहाँ लोग बोलता है कि भाई फ्रांस की कारण नेपोलियन, कहाँ फ्रांस के लोग बोलता है कि भाई नेपोलियन देखो सारा जीत लिया था। जर्मनी लोग कहाँ बोलते हैं कि भाई देखो भाई एक समय मतलब बिस्मार्क था। अगर वैसे लोगों को याद कर के अगर हमको करना रहेगा तो रोजी रोटी चल जाएगा हमारा। भारत में यही होता है, बार बार हिंदू मुस्लिम क्या करो, लड़ा दो, बार बार औरंगजेब का याद दिला दो। देखो भाई, और औरंगजेब ने कितने हिंदू मंदिरों को गिरा दिया था, कैसे तैमूर लंगाया था, हमारी कितनी बहु बेटियों को बलात्कार किया, रेप किया। नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझना है। ठीक है, जो भाई भक्त लोग हैं, ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनका अपने घर में चूल्हा नहीं जलेगा डजेंट मैटर, लेकिन अब वो पुरानी यादों में खो जाएंगे कि भाई बात तो सही बोल रहा है कि नहीं है, बात सही बोल रहा है। तो ये चल रहा है आज वर्तमान में। नेता लोग जानता है, सब उकसा देता है, जो लोग भाई मैच्योर नहीं, होशियार नहीं, लोग कर देता है, समस्या हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन घटनाओं का आज के ब्लूप्रिंट क्या किया जाए, मान नहीं लिया जाना कि भाई हमने ब्लूप्रिंट बने, एकदम हार्ड कॉपी ना मान लो, हार्ड ब्लूप्रिंट कार्बन कॉपी ना मान लो उसको, ठीक है। यह कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे समझे भारत पर लागू किया क्या क्या जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध है, और वह कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही क्या होगी, उभरेगी। गलत बोल रहे हैं, जो हमारा लोकतंत्र है अब ये बोल रहे हैं, पहले गणराज्य बोले, फिर बोले गणराज्य का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है क्या, लोकतंत्र। अब बोले कि ये भाई हमारे बीच से उभरेगा, हम बनाएंगे, ये वर्तमान चीज हमारा है, कि हमें आगे कैसे चलाना है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि संविधान, भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। देखो, वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत के संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए क्या किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, मैंने हमने वहाँ को उठा लिया संविधान, वहाँ को उठा लिया और छाप दिया। मैंने उन्होंने बोला कि भाई अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे, कॉपी करेंगे। जैसे किताब है कि नहीं है, अब किताब का तुम नोट्स बनाओ, तुम नोट्स बनाओ, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, तुम क्या समझ रही हो, तुम क्या समझ रही हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कि बोले सब छाप दो, एग्जाम में चीटिंग करता है सब ना, क्या करती हो, छाप देती हो सब, वो गलत है। ठीक है, पढ़े रहोगे तब नहीं एग्जाम करने का, नकल करने का ढंग आएगा। एकदम अब लूल हो सब तो क्या करना पड़ेगा, छापना ही पड़ेगा। पढ़े रहोगे तो एक आध को पॉइंट आएगा। होशियार लड़का क्या करता है, चीटिंग नहीं करता है, करता है, वो एक पॉइंट लिख लेगा। जैसे कि उसको पता है कि जैसे कि लिख लिया उसने, ठीक है, H2O पानी, समझ में आया, उसको पता है पानी क्या है। अब उसको मन में नहीं आ रहा उस समय इंस्टेंट कुछ पॉइंट, ठीक है, तो उसने एक शब्द लिखा H2O, इसी से वो समझ जाएगा कि अब हमें लिखना क्या है। चीटिंग करना भी क्या चाहिए, ढंग चाहिए। ऐसे ऐसे फॉर्मूला बना लेगा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, गमछा झाड़ का झाड़, समझ में आ जाएगा उसको कि भाई हम क्या करके आए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्मार्ट वर्क, किसी को क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित तो वो हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनका क्या होनी चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए। हमारे लोग बार बार अपने लोगों की बात कर रहे हैं, ना कि तनाशाही की बात कर रहे हैं। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धि और विफलताओं से क्या करना चाहिए, सबक लेना जरूरी है। उपलब्धि और किससे, विफलताओं से, क्योंकि हमारे पास मौका है, कहाँ वे लोग सफल हुए, कहाँ लोग विफल हुए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिम समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोग से बहुत कुछ सीखना पड़ा था। अर्थात ये चेतावनी दे रहे हैं कि पश्चिम लोग अचानक ठोस नहीं हो गए, अच्छा नहीं हो गए, वे भी प्रयोग किए। अमेरिकी संविधान को देख लो, दोबारा लिखा गया, गलती नहीं हुआ था पहली बार। एक कोशिश कहना चाह रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है, हम भी इसे सुधार सकते हैं। लेकिन पहले पहला कदम रखे तब तो, पहला कदम रखने के बाद ना पता चलेगा कि हम खड़ा हो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और लोकतंत्र को अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने अमेरिकी क्रांति को, मैंने अमेरिकी संविधान को बोल रहे हैं। बोला गया था, नहीं बोला गया था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्त बना दिया गया भाई, कि जो राज्य मन करे आज़ाद हो जाए। फिर बोला कि ना भाई तो गड़बड़ कर दिया हमने,
भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों को एक दूसरे से क्या किया जाए, समावेश किया जाए। जो आर्थिक न्याय है, जो समाजवादी जो विचार है, मैंने समाज प्लस किसको, न्याय, समाज प्लस आर्थिक, मैंने समाज प्लस आर्थिक, मैंने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को क्या किया जाए, मैंने मिलाया जाए इनको। ये न्याय में मत समझो, बस ये समझो कि जो सामाजिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, इसको क्या किया जाए, मिलाया जाए। पता चले कि सामाजिक व्यवस्था में कोई ठीक है, बगैर जाति व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है कि नहीं है, समस्या नहीं होगी। पता चला कि भाई इस समाज में अगर कोई ब्राह्मण है तो इसके पास आर्थिक क्या है, अधिक है, मामला और क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। फिर ये बोल रहे हैं कि इसको मिलाना जरूरी है, ठीक है, सारा संपत्ति इन ब्राह्मणों के पास ना हो जाए, सारा संपत्ति इन क्षत्रियों के पास ना हो जाए, इस आर्थिक में बंटवारा भी होना क्या है, जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आर्थिक में सोचो, वैसे यहाँ पे कोई मान लो ब्राह्मण है कि नहीं है, कोई अमीर है, कोई दिक्कत, आर्थिक उसके पास है, कोई दिक्कत। यहाँ पे मान लो कोई शूद्र है आज, ये भी इसके पास भी क्या हो जा रहा है, आर्थिक हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, आर्थिक हो जा रहा है। समाज तो एक ही समाज है यहाँ पे, एक ही समाज क्या है, लोग बटा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आर्थिक क्या हो रहा है, कुछ मैच कर रहा है। अब दोनों में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा समावेश होगा, क्या होगा, समावेश होगा, माने दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, ठीक है। शूद्र तो करेगा ही करेगा, ब्राह्मण जो नहीं करता था, अब इसके पास पैसा आ गया तो क्या करेगा, धीरे धीरे उसके प्रति भाव बदलेगा, समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या किया जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से क्या करना चाहिए, कैसे ढंग से, रचनात्मक ढंग से क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना रहने देते हैं आज, वरना फिर लगेगा, ठीक है, ओवरफ्लो होने लगेगा। अब यहाँ आप रुकेंगे, ठीक है, कल ख़त्म नहीं होगा, डजेंट मैटर, ठीक है, परसों भी पढ़ाएंगे, लेकिन कल में भी कहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन इस टॉपिक में समझाने से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, अगर नहीं समझाएंगे तो आगे जाकर मामला क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इतना समझा रहे हैं, समझ पा रही हो कि ओवरफ्लो हो जा रहा है, एक चीज़ को समझ रही हो ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेहरू को, इंदिरा गांधी को, ये लोग क्या थे रियल रूप में, एनसीईआरटी बता रहा है। एनसीईआरटी जल्दी किसी का पक्षपात नहीं करेगा, ध्यान रखना, मत, सरकार की बुक है। तो उनकी भावनाओं को समझो, करो, फिर तुम सोचो, फिर तुम अपने बारे में उनके प्रति क्या करो, विचार बनाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नेहरू की एक खासियत क्या दिखाई दिया कि भाई वो हर बार क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, अपनी तानाशाह चलाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उस समय की जो भी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार मैंने देखा जाए तो एक अच्छा से अच्छा डिसीजन लेने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जो भी संविधान सभा है, वे उस पटल पे, मैंने संविधान सभा में जाके खड़ा होकर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसी को आपत्ति है तो क्या करो भाई, काटो। क्योंकि उस कांग्रेस में ऑलरेडी हमने देखा कि विभिन्न विभिन्न विचार के लोग क्या थे, मौजूद थे। अगर इतना समस्या होता तो लोग पूरी तरह काट नहीं देते। इसका मतलब कि जो नेहरू बातें बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी क्या लग रहा है, भारत के हित में लग रहा है कि भाई ठीक ही तो बोल रहा है। समझ में आया। तो आज इतना रहने देते हैं, दोनों ठीक है, सेगमेंट डाल देते हैं। चलो ठीक है, कल अच्छे से सब समझ के आओ, कल पूछाइए।